सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जयश्री रॉय जी द्वारा रचित कहानी थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां। विलो के एक अधझड़े पेड़ की छांव के परे धूप का वह मीठा टुकड़ा बिछा था, गर्म और चमकीला। उसी के घेरे में लकड़ी की वह आत्मीय निमंत्रण से भरी छोटी सी बेंच। हिमालय उस पर जाकर बैठ गया था। भूख लगी है, सैंडविच खा ले। आज इतवार है और उसका डे ऑफ। एक दुर्लभ दिन, पल पल कीमती। उसे जीना है इसे धीरे धीरे पूरे वजूद से। सामने एल्बे नदी की बर्फीली लहरों में दोपहर का सूरज पिघलकर बह रहा है। सतह पर चांदी दमक रही है। हाम्बुर्ग हाफेन, जर्मनी का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह, प्राचीन और विशाल। जब भी फुर्सत मिलती है हिमालय यहाँ चला आता है। यहाँ का माहौल उसे बहुत पसंद है। कहीं से आश्वस्त करता हुआ कि वह अकेला नहीं है, विस्थापित नहीं है, आश्रित नहीं है। हैम्बर्ग एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ पूरी दुनिया है, हर देश, मजहब, नस्ल के लोग। हिमालय सिल्वर फॉइल हटाकर धीरे धीरे अपना सैंडविच कुतरता है। पीछे दाईं तरफ सीढ़ियों से भीड़ रंगीन पानी की तरह उतर रही है। कितने रंग, कितने चेहरे। नदी के किनारे किनारे क्यारियों में खिले मिले जुले मौसमी फूलों की तरह। छुट्टी का दिन हो और धूप हो तो यहाँ का शायद ही कोई व्यक्ति घर में बैठता है। सब निकल पड़ते हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। आज ऑटो वाहन में गाड़ियां ही गाड़ियां, कैरावान भी। किसी की गाड़ी के पीछे साइकिल लगी है तो किसी की कैरावान की छत पर बोट। साथ में घोड़े भी अपनी विशेष गाड़ियों में चल रहे हैं। सब कुछ सुंदर और अद्भुत। 10 साल पहले जब वह यहाँ आया था उसकी आंखें चौंधिया गई थी। वह जवाहर टनल की लंबी अंधेरी सुरंग पार करके कश्मीर से दुनिया के इस छोर में आया था, पॉलिटिकल असाइलम की उम्मीद में। अपनी गतिविधियों की वजह से वह लंबे समय से जिहादियों के निशाने पर था। उस पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। आखिरी बार जम्मू के जगती इलाके में आतंकवादी हमले के बाद वह किसी तरह हिंदुस्तान से बाहर निकल आया था। वह समझ चुका था जम्मू में तो क्या, वह देश के किसी भी हिस्से में इन लोगों से बच नहीं सकता। जो देश खुद सुरक्षित नहीं, वह अपने नागरिकों की क्या रक्षा करेगा। तो वह जेब में अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी और चनार के पत्ते लेकर यहाँ चला आया था, उजाले की तलाश में। पीछे मैले सांवले दिनों की अनगिन कतारें थीं और था एक डर हार मज्जे में धंसा हुआ, रूह में गहरे तक जज्ब। ये डर उसे, उसकी जाति को विरासत में मिला है, किसी आनुवंशिक रोग की तरह। जिस डर में वह रात दिन थरथराता है, उसी डर में उसके पूर्वज पीढ़ियों से जीते मरते रहे हैं। इस डर से मुक्ति नहीं है। ये डर उनके डीएनए में है। ये डर है अल्पसंख्यक होने का, अपने आतताइयों से संख्या में कम होने का, कमजोर और असहाय होने का। इस डर से बड़ा कोई डर नहीं जिसमें हर क्षण अस्तित्व का संकट बना रहता है। वर्षों रात दिन भय और अवसाद में रहकर हिमालय और उसके जैसे लोग भयभीत पशु से चौकन्ने और डिफेंसिव हो गए। उन्हें हर जगह खतरा नजर आता है, साजिश की बू आती है। वे अक्सर अपनी परछाई से डर जाते हैं। कल रात एक अंधेरी गली से गुजरते हुए हिमालय को भ्रम हुआ था अपना पीछा किए जाने का। अचानक उसने मुड़कर गुलाबों की झाड़ियों पर अंधाधुंध पत्थर चलाया था। पेड़ों पर सोए पंछी जाग गए थे। इमारतों के पीछे से कहीं कहीं से झांकती सफेद चांदनी में चमकते हुए पेड़ उसे नकाबपोश से लगे थे। ये डरावने साए सदियों से उनका पीछा कर रहे हैं। ये स्मृतियां, विभ्रम जीवन के पार से हैं, कई जन्मों के। वह भागते हुए 7 समंदर पार तो चला आया मगर इनसे पीछा नहीं छूटा। ये डर कब तक, ये दौड़ कहाँ तक। हिमालय जैसे लोग थक गए हैं। उन्हें अपनी जमीन चाहिए, अपने हिस्से का आकाश चाहिए जो होकर भी नहीं है।
एक उम्मीद का किसी तरह ना मरना, हर हाल में बने रहना उन जैसों की त्रासदी है। अपनी अधखाई सैंडविच बगल में बेंच पर रखकर हिमालय एल्बे नदी की पार सी कौंधती धार को तकता रहा था। टेम्स उसे अपनी वितस्ता की याद दिलाती है। वही चमक, वही रवानगी, गर्मी में रेशमी दुपट्टे सी सरसराती, ठंड में बर्फ बनती बोझिल और फिरोजा से शने शने सफेद होती हुई, पाइन की गंध में, सुलगते चिनार में, स्ट्रॉबेरी की सुर्ख लतरों में कश्मीर की याद है जो एक ही साथ उसे सुख और दुख से भर देती है। अपनी जमीन अपने भीतर लेकर वह वर्षों से जी रहा है, मगर बेघर बेवतन है। हर बार जब भी वह यहाँ एल्बे के किनारे घूमने आता है, इसके पानी को छूकर अपनी वितस्ता से वादा करता है वे जल्द लौटेंगे उसके पास, उसकी पवित्र लहरों में दिए फिराने के लिए, उसे अंजुरी में भरकर सूरज को अर्घ्य चढ़ाने के लिए, ठीक अपने पूर्वजों की तरह जो आज भी उनके तर्पणों के लिए प्यासे कंठ भटकते हुए उनकी राह देख रहे हैं। अपने ख्यालों में डूबा हिमालय न जाने कब तक उसी तरह एकटक नदी की तरफ देखता हुआ बैठा रहा। तंद्रा तब टूटी थी जब एक युवती उसके बगल में बेंच पर आकर बैठी थी। गुड टॉक, आज मौसम कितना खूबसूरत है। हिमालय ने उसे उचटती निगाह से देखा था। दुबली पतली बादामी आंखों और सुनहरे बालों वाली 20-22 साल की युवती थी। गुड टॉक कहकर हिमालय फिर से पानी की तरफ देखने लगा था। उसे अपने में होने की, निरंतर बने रहने की आदत पड़ गई है। वह उस जैसे लोग अपने भीतर की दुनिया के बाशिंदे हैं। जिस मिट्टी से बेदखल किए गए, उसी मिट्टी में हर सांस बसे रहने की पागल जिद। उन्हें अपनी दीवानगी से रिहा नहीं होना। ये दीवानगी उन्हें रास आ गई है। स्मृतियों में बसे घरों की नींवें दिल में गहरी बैठी होती हैं, पाताल में उतरी हुई जड़ें। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस युवती ने शायद संवाद शुरू करने के इरादे से फिर कहा था, इस नदी में ऐसा क्या है जो इस तरह देख रहे हो? जवाब में ना चाहते हुए भी हिमालय ने कहा था, इस नदी में मेरी नदी की स्मृति है। सुनकर वह युवती अचानक से थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी और फिर जाने कैसी आवाज में कहा था, सब के भीतर कोई ना कोई नदी होती है, पहाड़, मरुभूमि और समंदर भी। मेरे भीतर भी है मृत सागर, ब्लैक सी। उसकी बातों ने हिमालय में उसके प्रति उत्सुकता जगाई। उसने अब उसे कुछ ध्यान से देखा था। मृत सागर, आप कहाँ की हैं? जवाब में उस युवती की आंखें बुझ गई थीं। कहीं की नहीं, मैं यहूदी हूँ। हिमालय को उसकी बातें, जुबान, आंखों की उदासी सब पहचानी हुई सी लगी थी। वह उन जैसी है, अपनी जमीन की तलाश में सदियों से भटकती हुई रूहें। उसने इस बार आत्मीय लहजे में उसका नाम पूछा था। उसने अपना नाम लिजा बताया था। बात करते हुए दोनों जहाज पर चढ़े थे। यह जहाज सैलानियों को 2 घंटे तक घुमाएगा। जहाज के डेक पर खड़े होकर दोनों नदी के किनारे खड़ी ऊंची विशाल इमारतों को देखते रहे थे। कितनी पुरानी और गंभीर। पानी में लंगर डाले हुए जहाज, दूर मछलियों पर झपटते सीगल और आसपास से गुजरते हुए जहाज, याच और नावें। आकाश खुला था, इसलिए ठंड भी तेज थी। हवा चाकू की तरह धारदार। अपने हाथ एक दूसरे से रगड़ते हुए हिमालय ने लिजा की दुबली बाहों में उभरते सुर्खदानों को देखा था। उसने इस समय टी शर्ट के ऊपर एक हल्का सा बाह कटा स्वेटर पहना हुआ था। वह अंदर जाकर रेस्टोरेंट से 2 ग्लू वाइन ले आया था, जिसका एक गिलास उसने आभार के साथ स्वीकारा था। गर्म लाल वाइन से धुआं उठ रहा था। कांच के गिलास को घुमा घुमा कर हाथ सेंकते हुए दोनों ने साथ साथ वाइन पिया था। वाइन की गर्मी थोड़ी ही देर में नसों में सुखद ताप की तरह फैल गई थी। हिमालय को कांगड़ी की याद हो आई थी। चिले कला के बेरहम 40 दिनों के दौरान यही उनका संबल हुआ करती थी। फिरन के भीतर हीरे मोती की तरह लोग उन्हें छिपाए फिरते थे। सर्दी से पहले ही कांगड़ी के लिए चिनार के पत्ते इकट्ठा करने की धूम पड़ जाती थी। यहाँ के मटमैले ठिठुरे हुए सर्द दिन बार बार उसे उस जमीन की याद दिलाते जहाँ नाल के साथ साथ उनकी जान भी गड़ी है। एक गहरी सांस के साथ उसने सोचा था, उन स्मृतियों से रिहाई नहीं,
चाहे वह दुनिया के किसी कोने में चला जाए। लिजा के सूखे सुनहरे बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। आंखों में आकाश का नीलम की तरह चमक रहा था। इतने उजले दिन में भी उसकी त्वचा और पूरी शख्सियत में उदासी कोहरे की तरह जमी हुई थी। वह मुस्कुराती थी, बोलती थी, मगर जाने क्या था जो उसमें नहीं था। उस कुछ ना होने ने ही शायद उसे भीड़ से अलग कर दिया था। एक परछाई की तरह सबके साथ होकर भी वह कहीं नहीं होती थी। दूर पानी की सतह पर चिल्लाते और गोल गोल चक्कर लगाते हुए जल पंछियों की ओर देखते हुए उसने अनमयस्क भाव से बताया था, रूस में उसका जन्म हुआ और वहीं पली बड़ी। फिलहाल एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को चित्रकला सिखाती है। शादी हुई थी मगर 3 महीने में ही टूट गई। हिमालय ने पूछा था, वह घूमने के लिए जर्मनी ही क्यों आई? जवाब में लिजा ने गहरी सांस ली थी। अपने पुरखों से मिलने आई हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रुक रुक कर बोली थी, उनके कब्र तो नहीं मिले, मगर इस देश की ज़मीन पर जहाँ भी पैर रखती हूँ उनकी धड़कनों को महसूस करती हूँ। मेरे अपनों के खून और आंसू से यहाँ की मिट्टी 7 परतों तक गीली है। एक छोटी चुप्पी के बाद फिर वह कुछ हैरत से बोली थी, जाने इस देश को नींद कैसे आती है? लिजा की बातें हिमालय के भीतर आग की तरह कौंधी थी। जिस मद में डूबकर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, उसे सताता प्रताड़ित करता है, उसी मद में चूर होकर वह सोता है जैसे उनके हमवतन सो रहे हैं। ये जागे हुए लोगों की नींद है, इसलिए शायद कभी ना टूटे, वरना 22 साल बहुत होते हैं जागने के लिए। जहाज से उतरकर स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए लिजा ने कहा था, अच्छा हिमालय, सोचो तो, अगर ये चींटियों की कतार की तरह उतरते इंसानों के चेहरे, कपड़े, भाषा, कद काठी एक जैसे होते तो कैसा लगता? दुनिया कितनी बदसूरत और उबाऊ होती ना। फिर क्यों लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी तरह बनाना चाहते हैं? आई टेल यू, इट्स वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस। लिजा की बातों ने हिमालय को जाने क्या क्या याद दिला दिया था। अपनी ही मिट्टी के लोग आंखों में अंगार भरकर चिल्लाते हुए अल जेहाद, अल जेहाद, अल जेहाद। उन नफरत के जहर उगलते फेनिल होंठों ने उन्हें कितना त्रस्त, कितना अकेला कर दिया था कि कुछ ही दिनों के भीतर लाखों पंडितों ने अपनी जन्नत, अपना कश्मीर छोड़ दिया था। हिमालय ने थकी हुई आवाज में कहा था, ये बातें रहने दो, जाने कब से भाग रहे हैं हम इस नफरत से। इतिहास के पन्ने पलटकर देख लो, यह 7वां विस्थापन है हमारा। अपनी रूह, अपनी पहचान, आस्था, पवित्र किताबों की हिफाजत के लिए बस भाग ही रहे हैं आज भी। पीछे पीछे वही फतवा, या रलेव, या गलेव, या चलेव, या तो हम में विलीन हो जाओ, या खत्म हो जाओ, या इस जमीन से दफा हो जाओ। इन 3 विकल्पों के बीच हम भट्ट लोग वर्षों से जी या मर रहे हैं। लिजा को शायद उसकी बात समझ नहीं आई थी। उसने असमंजस से कहा था, तुम क्यों भागोगे? तुम्हारा वतन है, तुम्हारे लोग हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। उसके सवाल पर हिमालय चुपचाप उठ खड़ा हुआ था। वह लिजा को क्या बताता या समझाता? यही तो उनका कसूर था, हिंदुस्तानी होना, हर अर्थ में। निर्दोष होना शायद सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया में। इसकी सजा कभी माफ नहीं होती। उनकी ट्रेन आ रही थी। अब तक वे स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें हैम्बर्ग से वेंटॉफ जाना था। वही हिमालय एक जर्मन बुढ़िया के यहाँ पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहता है, एक कमरा लेकर। लिजा राइनबेक में अपनी एक आंटी के यहाँ ठहरी है। उसकी आंटी एक यहूदी स्कूल चलाती हैं, यहाँ के यहूदी बच्चों के लिए। हैम्बर्ग से ट्रेन वेंटॉफ तक सीधी नहीं जाती। इसके लिए हिमालय को राइनबेक या बेरेगेडव से बस पकड़नी होती है। वेंटॉफ के एक पिज्जारिया में वह काम करता है, अस्थायी काम। विगत 10 सालों में उसने शायद यहाँ 50 नौकरियां की हैं, हर तरह की, अधिकतर ब्लैक में, एशिया के और प्रवासी हिंदुस्तानियों के यहाँ। शोषित तो हुआ, मगर किसी तरह जीने की जुगाड़ भी होती रही। असाइलम की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कहीं जाकर उसे काम करने का परमिट मिला है, सिर्फ अस्थायी नौकरी के लिए।
मगर यह भी कम नहीं है उसके लिए। वह खुश है। जिंदा रह पाना उन जैसों के लिए सबसे बड़ी लग्जरी है, एक तरह से अय्याशी ही। उसके निमंत्रण पर लिजा उसके साथ उसके कमरे में चली आई थी। हिमालय ने उससे कहा था, अगर यकीन कर सको तो। उसकी बात पर लिजा खूब खुलकर हंसी थी। यकीन नहीं तभी डर भी नहीं। हम लोग दुख दर्द डर से इम्यून हो गए हैं। खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। उसकी बात पर हिमालय भी हंसा था। तब ठीक, देने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं। हिमालय बुढ़िया के घर के तहखाने यानी केलर में रहता है। यहाँ धूप नहीं आती, हवा नहीं आती। कमरे के बाहर की गैलरी के ऊपर लगी जाली पर से या तो दिन रात गुजरते हुए लोगों के पांव दिखते हैं या मटमैला धूसर आकाश। इसी कमरे में मुफ्त रहने के लिए हिमालय को बुढ़िया के 1000 काम करने पड़ते हैं। उसके लॉन की घास छीलना, कचरा फेंकना, बाजार करना, हर तरह के बिल भरना। फिर भी बुढ़िया खुश नहीं रहती उससे, हर समय बड़बड़ाती है। वह उसके लिए आउसलैंडर यानी विदेशी हैं, जिन्हें यहाँ सब शक और अवज्ञा की नजर से देखते हैं। हिमालय को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वर्षों से बेघर है, शरणार्थी है। इन अजनबी नफरत भरी आंखों की उसे आदत सी हो गई है, देश में भी और यहाँ भी। वह यहाँ की दीवारों पर लिखे नारे आउसलैंडर राउस यानी विदेशी यहाँ से निकलो पढ़कर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। बदतमीज पंख और उद्दंड किशोरों के बीच की उंगली के अश्लील इशारों को अनदेखा कर देता है। उसकी अपनी जमीन पर भी उनके लिए ऐसी ही तहरीरें लिखी होती थी, पंडितों कश्मीर छोड़ो। उसके कमरे में आकर लिजा गंभीर हो गई थी। तुम्हारा यह कमरा मुझे कंसंट्रेशन कैंपों की याद दिला रहा है। तंग अंधेरी कोठरियां, एक दूसरे से चिपकी माचिस की डिब्बियों की तरह, हवा उजाले धूप से वंचित। मेरी दादी कहती थी, हमारे घेटो खुले हुए कचरा पेटी की तरह गंदे और तंग हुआ करते थे। कंटीली तारों से घिरी ऊंची दीवारों के पीछे की खूबसूरत दुनिया को यहूदी एक तरह से भूल चुके थे। कभी किसी ने इन्हें पार करने का दुस्साहस किया तो उन पर शेफर्स डॉग छोड़ दिए गए। कहते हैं कि वे यहूदियों की बोटियां नोच नोच कर भेड़ियों की तरह आदमखोर बन चुके थे। ओह, वे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, घेटो, किलिंग सेंटर, लेबर कैंपस पूरे यूरोप में फैले हुए। पोलैंड में जर्मनी ने पहला घेटो 1939 को बनाया था। जानते हो हिमालय, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1000 घेटोस का निर्माण जर्मनी अधिकृत पोलैंड और सोवियत यूनियन में किया था। घेटोस के नरक में लाखों यहूदियों को कैद कर नाजी उन्हें पूरे यूरोप से मिटा देने का कुचक्र रच रहे थे, जिसे वे फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। कहते हुए लिजा सिगरेट के कश जल्दी जल्दी लेती है। बिना रूम हीटर के इस ठंडे कमरे में भी हिमालय उसके माथे पर पसीने की बूंदें देखता है। उसे जम्मू के शरणार्थी कैंप याद आते हैं। घेटोस किसी नाजी जर्मनी में नहीं, अपने देश भारत में, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। मुट्ठी कैंप के वे अवसाद भरे दिन। उसे भी सिगरेट की तलब होती है। बिना पूछे वह लिजा के हाथ से सिगरेट लेकर पीने लगता है। लिजा कुछ नहीं कहती। वह समझती है जलावतन हुए लोगों का डर यह उनके साझे का है। हिमालय फ्रिज से रेड वाइन की एक बोतल और पिज्जा के 4 टुकड़े निकाल लाया था। बोतल आधा खाली थी। लिजा टूना फिश पिज्जा के वे टुकड़े ओवन में गर्म कर लाई थी। कमरे में एक ही पुराना सोफा था, जिसका एक पैर टूटा होने की वजह से वह एक तरफ झुका हुआ था। उसी पर बैठकर दोनों ने वाइन के साथ पिज्जा खाया था। हिमालय ने गौर किया था कि लिजा स्वभाव से बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसकी अंग्रेजी टूटी फूटी थी और बोलने का लहजा रशियन। हिमालय को उसका यूं मिलना और सहज घुल मिल जाना बहुत अच्छा लगा था। एक तरह से वह एकदम अकेला था यहाँ। जिस पिज्जारिया में वह काम करता था वहाँ उसके कुछ दोस्त जरूर थे, जिनमें पाकिस्तान का जमील खास था। वह सिया मुसलमान था और कहता था कि सिया मुसलमानों के लिए पाकिस्तान वैसे ही है जैसे यहूदियों के लिए नाजी जर्मनी। मुहर्रम के दौरान हुए एक मजहबी दंगे में अपना सब कुछ गंवा कर वह यहाँ भाग आया था। दूसरा था यशपाल। वह अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान
राजनीतिक असाइलम लेकर यहाँ आ गया था। अक्सर मजाक में कहा करता था, भला हो इन जिहादियों का, मुझे इस जन्नत में आस्ताना मिल गया। वरना जो लोग बुद्ध की मुंडी मरोड़ देने से बाज नहीं आते, वे हमारी गर्दनों को क्या हश्र करते। सुनकर हिमालय को कश्मीर के टूटे हुए शिवालय याद आते। इस दुनिया ने भगवान को भी बेघर कर दिया है। करोड़ों लोगों के साक्षात भगवान दलाई लामा भी शरणार्थी होकर धर्मशाला में बैठे हुए। फिर उसके जैसे लोगों की औकात क्या। यशपाल जर्मनी में एक दिन अपना रेस्तरां खोलने का सपना देख रहा था। इसके लिए एक जर्मन लड़की से पेपर मैरिज करने के लिए वह पैसे जमा कर रहा था। पेपर मैरिज यानी इस देश में रहने के सारे कानूनी अधिकार पाने के लिए यहाँ की किसी लड़की को पैसे देकर उससे नाम मात्र का कागजी विवाह। खैर, इन्हीं दोनों के साथ उसका विशेष संपर्क था, वरना वह अकेला ही था। उसे हर पल अपनी 65 साल की बूढ़ी माँ की याद आती है, जो आज भी जम्मू की जगती में बनी हुई नई कॉलोनी की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर अपनी बेटी की लूटी हुई अस्मत और लूटे हुए डेजीहोर के जोड़े के लिए रोती रहती है। उसे नालायक मानती है और भगोड़ा भी। उसके इकलौते बेटे ने इस बुढ़ापे में उसका साथ न दिया। पति भी ऐसा ही था, भगोड़ा। गांधरबल इलाके के बंदहामा गांव में आतंकवादियों ने कत्लेआम किया तो 25 पंडितों के साथ वे भी मरकर उससे जान छुड़ा बैठे। एक बार भी नहीं सोचा कि जालिमों के निजाम में जवान होती लड़कियों को चील कौए नौच खाते हैं। लिजा खा पी रही है, उससे बोल भी रही है, मगर अपने में है, अपने भीतर की किसी दुनिया में। इस एक दुनिया में सब की जाने कितनी कितनी दुनिया है। नक्शे पर दुनिया के जिस्म पर खींची बदसूरत लकीरों को देखकर वह सोचता है, सारा खेल इन लकीरों का है। लकीरें खींचते खींचते इंसान खुद में भी कई कई टुकड़ों में बंट गया है। फिर भी इन लकीरों को विराम नहीं है, चल रही हैं दिलों पर, जिंदगी पर, मोहब्बत और यकीन पर। सोचते हुए हिमालय बोझिल हो उठता है। पिज़्ज़ा के टुकड़े समेत प्लेट उठाकर सिंक में रखाता है। लिजा उसके सीडी कलेक्शन से ढूंढकर एल्विस प्रेस्ली का गीत लगाती है, समवन बिल्डिंग कैंडी हाउस फॉर माय स्वीट 16। हिमालय की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, डांस। हिमालय सीडी का वॉल्यूम कम करके उसके साथ नाचता है। रोमियो जूलियट आज भी तेज संगीत की धुन पर नाच नहीं सकते। ये वही जर्मनी है लिजा। लिजा अपनी बुझी आंखों में चमक भरने की कोशिश करती है। अल्वेयर कामू ने हम जैसों की ही कहानी लिखी है ना। लिजा की देह से बासी परफ्यूम, वाइन और पिज़्ज़ा की गंध आ रही है। उसकी त्वचा की रंगत उबले हुए अंडे की तरह धूसर सफ़ेद है, मगर छूने में बेहद नर्म और रेशमी। शायद इसीलिए हिटलर यहूदी स्त्रियों की खाल से जूते बनवाने के लिए वैज्ञानिकों से प्रयोगशाला में प्रयोग करवा रहा था। हिमालय खुश होना चाहता है इस पल को, एक स्त्री देह के सानिध्य को महसूस न चाहता है, मगर स्त्री देह के नाम से उसे अपनी बहन जाह्नवी का उघड़ा हुआ शरीर याद आता है। असंख्य नील लाल दागों से भरा बीच बाजार पड़ा हुआ, सूझकर एकदम ढोल। हिमालय के हाथ अनायास लिजा की कमर के इर्द गिर्द शिथिल पड़ जाते हैं। वह वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता है, बेहद थका शर्मिंदा सा। लिजा कुछ नहीं कहती और वह भी आकर उसके करीब बैठकर अपने गिलास में बचा हुआ वाइन पीने लगती है। थोड़ी देर बाद हिमालय ने सफाई देने के से अंदाज में कहा था, जब एक मनहा स्थिति प्रखर रहती है तब दूसरी इच्छाएं शिथिल पड़ जाती हैं। वर्षों अवसाद में रहकर हमारी सहज स्वाभाविक इच्छाएं नष्ट सी हो गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि हम खत्म हो रहे हैं। लिजा अपनी आवाज़ में चहक भरने की कोशिश में नाकाम होती हुई कहती है, मैं इन जर्द मौसमों में रंगीन तितलियां ढूंढती फिरती हूँ। हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है हिमालय। खुशियों पर से, जिंदगी पर से अपना दावा कभी नहीं छोड़ना है। हिमालय उसकी आंखों में वाइन की फैलती लाली देखता हुआ चुप बैठा रहता है। अचानक उसे लग रहा है कि वह बहुत थक गया है। कल से फिर वही 10 घंटे की कमर तोड़ ड्यूटी। रात दिन इस रफ्तार से गुजर रहे हैं, मगर वक्त उसके लिए वहीं ठहरा रह गया है, कश्मीर की वादियों में। वह आगे बढ़ना चाहता है, मगर हर कदम पीछे की ओर लौटता है, वहीं उसी ज़मीन पर
जहां वे अपना आप वर्षों पहले छोड़ आए थे। लिजा उससे कहती है, बड़ा अनोखा है तुम्हारा देश। वहां दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं और शरण पाते हैं। पारसियों की पवित्र आग जो वे इस्लामी जिहाद के दौरान ईरान से बचा ले आए थे, आज भी तुम्हारे देश में अक्षुण्ण जल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, जैन, पारसी समृद्ध और सुरक्षित हैं। लिजा हिंदुस्तान के विषय में अच्छी जानकारी रखती है, यह उसकी बातों से समझ आता है। हिमालय उसकी बात चुप रहकर सुनता है, कुछ कहता नहीं। कहता भी तो क्या, यही कि जिस देश में पूरी दुनिया के लिए जगह है, जहां करोड़ों की संख्या में पड़ोसी देशों से आए शरणार्थी हैं, उसी देश में उसकी अपनी संतानों के लिए जगह नहीं है। कैसा विरोधाभास है। हिमालय बातों का रुख बदलना चाहता है, क्योंकि यह प्रसंग बहुत अप्रिय है उसके लिए। जहां इस समय हम बैठे हुए हैं, उस देश ने तुम्हारी जाति के साथ बहुत अन्याय किया है। नहीं? लिजा उसकी बात अनसुनी करके देर तक बैठी रहती है, फिर उठकर सिंक पर पड़े बर्तन धोने लगती है। उसने देख लिया था इस छोटे से कमरे में कोई डिश वॉशर नहीं है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करके हिमालय ने फिर अपना प्रश्न दोहराया था, और इस बार एप्रन में अपने हाथ पहुंचती हुई लिजा एक बार फिर उसके करीब आ बैठी थी। सच है, नाजी जर्मनी ने हमारी कौम के साथ बहुत बुरा किया, मगर यह भी सच है कि सिर्फ इन्होंने ही हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, बहुतों ने किया। यहूदी जाति के साथ बर्बरता और घृणा का व्यवहार बहुत पहले शुरू हो चुका था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जानते हो हिमालय, सारे यहूदियों को चरित्र से हमेशा एक माना गया और इसीलिए सबको बराबर सजा का हकदार माना गया, एक दुधमुहे बच्चे से लेकर एक 100 साल के बूढ़े तक को। पूर्वाग्रह की हद समझ सकते हो? और यह सब खुद को सभ्य और सुसंस्कृत समझने वाली पश्चिमी दुनिया करती रही है हमारे साथ। कहते हुए लिजा की आवाज और सांसें तेज हो गई थी, मगर बिना रुके वह कहती रही थी, एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के प्रति घृणा इस दुनिया की एक बहुत पुरानी और खतरनाक बीमारी है, मगर इस बीमारी का नामकरण पहली बार 19वीं सदी में जर्मनी ने किया। यहूदियों के विरुद्ध पहला तथाकथित जिहाद 1096 में हुआ था। फिर 1290 को उन्हें इंग्लैंड से निकाला जाना, स्पेन के यहूदियों की सामूहिक हत्या 1391 को, फिर वहां से भी उनका निष्कासन 1492 को। यातना उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास है हिमालय, कहाँ तक गिनाऊं। यूक्रेन में भी कोसाक नरसंहार, दी होलोकॉस्ट, रशिया में यहूदी विरोधी तरह तरह के सरकारी फरमान, इन सब के साथ यहूदियों का इस्लामी तथा अरब देशों से निकाला जाना तो है ही। कहते हुए हिमालय उसे सुनता रहता है। बीच में कुछ कहकर वह उसकी सोच की प्रवाह तारतम्य को तोड़ना नहीं चाहता। वह चाहता है कि लिजा आज बोले, खुद को हल्का करे। ये बोझ इंसान को भीतर ही भीतर दफन कर देता है। वह स्वयं इस घुटन का वर्षों से शिकार है। लिजा के भीतर की उत्तेजना उसके चेहरे पर है। वह अपनी मुट्ठियां बांधे कमरे में टहल रही है। किस तरह एक सभ्य सुसंस्कृत दुनिया एकदम सुनियोजित तरीके से एक अल्पसंख्यक जाति को बदनाम, प्रताड़ित और निःशेष करने की साजिश रचता है। यहूदियों से नफरत करने के 100 कारण वे ईजाद करते हैं। यहूदियों की नस्ल आर्य नस्ल से कमतर है, उसके खून में नीचता है, वह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्य का कारण है, वह किसी का वफादार नहीं होता, जिसकी शरण लेता है उसी की बुराई करता है, नमक हराम है, देशद्रोही है, यीशु का हत्यारा है। हिमालय को ये शब्द जाने पहचाने लगते हैं। वह लिजा के भीतर की खौल को महसूस करता है। उसकी आंच उसके जिस्म तक पहुंच रही है। अपने भीतर इतनी आग समोए वह जिंदा कैसे, अब तक राख कैसे नहीं हो गई। ये चलते फिरते जिस्म, मुस्कुराते चेहरे वास्तव में कब्रिस्तान हैं। इनके भीतर जिंदगी नहीं, बस मौत है। लाशें हैं सड़ती बसाती हुई। लिजा जैसे एकालाप किए जा रही थी, खुद में बड़बड़ाती हुई। बुद्धिजीवियों की बुद्धि का भी सदुपयोग देखो। साहित्यकार, इतिहासकार, चित्रकार, संगीतकार सभी अपनी कला के माध्यम से यहूदियों के खिलाफ जन साधारण के मन में नफरत पैदा कर रहे थे।
कोई अखबार निकाल रहा था, कोई पैम्फलेट छाप रहा था, तो कोई पर्ची बांट रहा था। यहूदियों की वजह से सबके धर्म, संस्कृति, अस्मिता खतरे में पड़ गए थे। जाने कितनी किताबें यहूदियों की कारस्तानियों पर लिखी गईं। उस समय हमारे समुदाय को लेकर हर जगह तरह तरह के चुटकुले प्रचलित थे। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अधिकतर खल पात्र भी यहूदी ही होते थे। हमारी जाति शैतान की जाति है। हम एक दिन पूरे विश्व का धर्मांतरण कर सबको यहूदी बना देना चाहते हैं। संक्षेप में सारी बुराई, तकलीफ, फसाद की जड़ में हम यहूदी ही थे। इसलिए हमें इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना सबका परम कर्तव्य बन पड़ा था। इन बातों के माध्यम से तुम समझ ही सकते हो, यहूदी जाति के प्रति घृणा लोगों के डीएनए में है। इसे मिटाना इतना सहज नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए हिमालय एक नई सिगरेट सुलगाता है। बाहर मकान मालकिन का कुत्ता ऊपर की बालकनी में रह रह कर भौंक रहा है। मकान मालकिन मिसेस वॉल्ट्स उसे डांट रही हैं। उसने शायद बालकनी की लाइट भी जला ली है। हिमालय जानता है वह खपती किस्म की महिला है। उसे चिंता हो रही है। यहाँ बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। युवा लड़के, खासकर एशियन और अफ्रीकन लड़के, हमेशा शक की नज़र से देखे जाते हैं। कभी रात को काम से लौटते हुए देर हो जाए तो खाली पड़े स्टेशनों में कभी हुड़दंगी लड़के परेशान करते हैं, तो कभी सुनसान सड़कों पर पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस रोक कर पूछताछ करती है। बाहर के शोरगुल से लिजा का ध्यान हटाने के लिए हिमालय लिजा से दूसरा प्रश्न पूछता है, और पूर्वी देशों में जहां तुम लोगों की उत्पत्ति हुई? लिजा भी बाहर की आवाज़ों को सुन रही थी, फिर भी खुद को सहज दिखाते हुए वह बात करती रही थी। हर जगह वही दुर्व्यवहार, उत्पीड़न। धार्मिक अल्पसंख्यक होने की वजह से हर जगह हमें बहुसंख्यक समुदाय से शोषित और अपमानित होना पड़ा। यीशु मसीह की हत्या का कलंक और सजा हमारी हर पीढ़ी को सहनी पड़ी। हालांकि यीशु हमारी ही तरह खुद भी एक यहूदी थे। लिजा की बातें हिमालय को अनायास अपने देश की ओर धकेल ले चलती हैं। कश्मीर में वे यानी पंडित समुदाय भी अल्पसंख्यक थे। उन्हें भी हर पल आतंक में गुजारना पड़ता था। चुप रहकर सब कुछ सहना पड़ता था। उसे याद आता है 1992 आतंकवाद के शुरुआती दौर में माँ का धीमे स्वर में गायत्री मंत्र पाठ करना, शाम ढलते ही पूरे परिवार का दरवाजा बंद कर घर के भीतर बैठ जाना, छोटी बहन जानवी का सर से पैर तक खुद को ढक कर स्कूल के लिए घर से निकलना, कोई धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधि वे खुलकर नहीं करते। बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं ताकि किसी की नज़र में ना आए, न खटके। पड़ोसी देश के साथ कारगिल का युद्ध हो, सीमा पर तनाव हो या क्रिकेट मैच हो, उनकी स्थिति शोचनीय हो जाती। हिंदुस्तान के किसी भी तथाकथित अपराध या गलती का दंड उन्हें ही भरना पड़ता। देश के किसी हिस्से में दंगे भड़कते, सांप्रदायिक तनाव होता, वे सूख कर काट हो जाते। कोई उन्हें हिंदुस्तान का जासूस समझता तो कोई सरकारी पिट्ठू। बिना किसी जुर्म को अंजाम दिए जाने वे किस जुर्म के गुनाहगार थे। छोटी मोटी झड़प में भी युवकों, बच्चों का उनकी माँ बहन को चिढ़ाना, भट्टिनी भट्टिनी दोद्य मस, यह सब बहुत कुछ अपमानजनक था। सोचते हुए उसकी आंखें एक गीली चमक से भर गई थी। शायद जिसे देखकर लिजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। हम सब के अवचेतन मन में एक समूह मन भी होता है जो अपनी जाति और पूर्वजों के सुख दुख, करुणा, संतरास की स्मृतियों में सुप्त भाव से जीता है। तभी तो कभी कभी सुख में हम दुखी हो जाते हैं और दुख में भी सुख के अबूझ भाव से भरे रहते हैं। वास्तव में हर इंसान के भीतर कई कई इंसान होते हैं। युगों पहले प्रताड़ित मेरे पूर्वज मेरे भीतर भी रोते हैं, उच्छ्वास भरते हैं, और रातों को मैं सो नहीं पाती। मैं जानती हूँ कंसंट्रेशन कैंपों में, गेटोस में, किलिंग सेंटर में, लेबर कैंपों में भूख से, अत्याचार से, बीमारी से मरने वाले लाखों यहूदियों की मैं आत्मा हूँ। हर यहूदी के साथ हर बार बार मैं ही मरती हूँ। मेरे जिस्म में अनगिनत अदृश्य दाग हैं जिन्हें मैं ही देख सकती हूँ, कोई और नहीं। जानते हो, कोई रात रात भर मेरे सिरहाने बैठकर रोता है। मुझे बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। सपनों में मास ग्रेव्स दिखते हैं, लाश ही लाश, जमीन खून से लाल, हवा में सड़ते इंसानी जिस्म की बदबू। ओह,
बहुत भयावह है ये सब, असह्य। वर्षों से अवसाद में हूँ। नींद की अनगिन गोलियां भी अब काम नहीं करती हैं। इन सब से बाहर आओ लिजा, बहुत ज़रूरी है ये। उसकी बातें सुनते हुए हिमालय ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। तो यह नर्क उसके अकेले का नहीं है। इस नर्क के बाशिंदे पूरी दुनिया में फैले हैं। कोशिश करती हूँ हिमालय, मगर खुद से छूटकर भी कहाँ जाऊं? बाहर भी तो वही सब है। नए मुखौटे के नीचे दुनिया वही पुरानी है। जानते हो कितनी बार हमारे स्कूलों पर हमले होते हैं, सिनागॉग, हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं। एक छिपा हुआ प्रच्छन्न पूर्वाग्रह, घृणा तो है ही दिलों में। ये रक्त बीज की संतानें हैं, कभी मरेंगी नहीं। यूरोप में अरब देशों के लोग हमारे विरुद्ध हेट क्राइम करते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा खतरा उन्हीं से है हमें। इसके बाद एक लंबी चुप्पी में समय गुजरता रहता है। उस छोटे से ठंडे सीले कमरे में दो शरणार्थी एक दूसरे के हाथ पकड़कर मोम के पुतलों की तरह स्तब्ध बैठे रहते हैं। उनके चेहरों पर जाने कितनी लकीरें हैं, कुछ कांपती हुई, कुछ बेजान। शब्दों के परे उनकी यंत्रणा अभिव्यक्ति के नए मार्ग ढूंढ रही है। आंसू उच्छ्वास भी अब पुराने हो चुके, अभिव्यक्ति में असमर्थ हो चुके। लिजा अचानक बेचैन हो उठती है। थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए थी, दम घुट सा रहा है। हिमालय खिड़की खोलता है। खिड़की के बाहर गैलरी की जाली पर पत्ते ही पत्ते बिखरे हैं। उनमें से झांक रहा है एक टुकड़ा आकाश, नीला मटमैला। हल्की बहती हवा में सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। दीवारों पर झूलती लतरों पर दूध के छींटे जैसे नन्हे सफेद फूल खिले हैं। इनकी धीमी मादक गंध हवा में है। हिमालय लिजा को खिड़की के पास आने का संकेत करता है। इस समय रास्ते पर टहलना ठीक नहीं होगा। इतने से आकाश से काम चला लो। लिजा कुछ नहीं कहती, बस सूखी चमकती आंखों से आकाश की ओर देखती रहती है। जाने क्यों वह यकायक बहुत बेचैन हो गई है। उसे याद आ रही है अपनी दादी से 1000 बार सुनी हुई एक कहानी, उनके पूरे परिवार का नाजी जर्मनी से भागकर हंगरी में आश्रय लेने की कहानी। उसकी 99 साल की दादी सालों से पागल है और रात दिन बस एक यही कहानी सुनाती रहती है। हर बार जब भी लिजा पागल खाने में जाती है उनसे मिलने, उनसे यह कहानी सुनती है और रोती है। साथ में दादी भी रोती हैं। दादी अपने बेतरह कांपते सर और हाथों को हिला हिला कर विस्फारित आंखों से कहती हैं, वह एक बहुत सर्द रात थी। चारों तरफ खेत खलिहानों में पाला पड़ा हुआ था। जिधर देखो पेड़, जंगल, जमीन सफेद थे, जैसे कफन में लिपटे हों। नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए हम 30 यहूदियों का एक दल हंगरी की ओर रात के अंधेरे में भाग रहे थे। तब तेरा बाबा 5 साल का रहा होगा और हमारी जुड़वा बेटियां 3 साल की। हमारे कपड़े गीले थे, बर्फ की तरह ठंडे। तेरे दादा के पैरों की सभी उंगलियां ठंड से मरकर काली पड़ चुकी थीं। बच्चों के फटे होंठों से खून रिस रहा था। भूख, प्यास और नींद से बेहाल, जाने कैसे और कितने दिनों में नाजियों से छिपते छिपाते हम हंगरी पहुंचे थे। मगर वहां भी अंततः हम कुछ ही दिनों में पकड़ लिए गए थे और एक भीड़ भरे घेटों में बंद कर दिए गए थे। वहां से तेरे दादा को किसी लेबर कैंप में ले जाया गया था, जहां से वे कभी नहीं लौटे। कहते हुए दादी पहले खूब जोर से हंसती, फिर हिलक हिलक कर रोती। अपने आंसू पहुंचती हुई लिजा उनके शांत होने का इंतजार करती रहती और अचानक दादी शांत हो भी जाती और निर्लिप्त ढंग से कहानी सुनाने लगती। उस कैंप में हमारी हालत जानवरों से भी बदतर थी। किसी बात की सुविधा नहीं थी। छोटी छोटी कोठरियों में लोग ढोर ढंगरों की तरह ठूस ठूस कर रखे जाते। यहूदी पुलिस के द्वारा ही यहूदियों पर कड़ी निगरानी रखवाई जाती। हर दूसरे तीसरे दिन बूढ़े और बीमारों को मारने के लिए चुनकर किलिंग सेंटर भेजा जाता। कभी किसी काम को करने से मना करने पर इन यहूदी पुलिस वालों को भी खुलेआम गोलियों से उड़ा दिया जाता। दादी कहती जाती और लिजा सांस रोककर सुनती जाती। उसे यकीन नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। दादी बीच में तालियां बजाकर झूम झूम कर गाने लगती। ओ जर्मनी, नाजी जर्मनी, सबका प्यारा दुलारा जर्मनी, और फिर थू थू कर थूकने लगती। उस कहानी को सुनने लिजा बार बार दादी के पास जाती, उनकी मान मनुहार करती।
कभी दादी महीनों नहीं बोलती और कभी अचानक से बोलना शुरू कर देती। उस कैंप में लाशें नालियों में दिनों तक पड़ी रहती थी। बच्चे सड़कों में पड़े धीरे धीरे मरते। आकाश में चीलों गिद्धों का जमघट लगा रहता। हर तरफ भूख, बीमारी, अमानवीय अत्याचार। नरक था वह, जीवित नरक। लिजा बिल्कुल चुप रहती। कुछ कहकर वह दादी का ध्यान भंग नहीं करना चाहती थी। एक बार वे बिदक गईं तो फिर महीनों मुंह नहीं खोलेंगी। कभी कभी दादी के चेहरे की रेखाएं नर्म पड़ती। एक उजली हंसी से उनकी काया भर उठती। उन शैतानों में एक भला आदमी भी था, डॉक्टर मिल्कमान। बच्चों से खास लगाव था उन्हें। जब भी कैंप आते बच्चों के लिए मिठाई खिलौने ले आते। मेरे बच्चे उन्हें आर्ज अंकल कहकर पुकारते थे। लिजा को दादी की कहानी सुनकर तसल्ली मिलती। चलो, इस दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी होते। दादी आबाद बोलती जाती। एक दिन वह डॉक्टर, जब मैं कहीं गई हुई थी, मेरी दोनों बच्चियों को उठाकर ले गया और ऑपरेशन के द्वारा उन्हें एक दूसरे की पीठ से जोड़ दिया। सुनकर पहली बार लिजा सन्न रह गई थी। जोड़ दिया? हाँ, जोड़ दिया। कहते हुए अब दादी के चेहरे पर उन्माद के भाव दिखने लगते। कुछ ही दिनों में उनके घाव पक गए थे। उनकी पीठ से खून मवाद बहता रहता और वे बच्चियां हलाल किए हुए जानवरों की तरह रोती चिल्लाती रहती। मैं उन्हें तड़पते हुए देखती मगर कुछ कर नहीं पाती। उनके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। वे कीड़े मेरी बच्चियों को खोद खोद कर खा रहे थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन दिनों में मुट्ठियां भींच भींच कर अपने ईश्वर यहोवा को कोसती रहती थी। कमजोर भगवान की संतानों को सब सताते हैं। फिर दादी, फिर पूछते हुए लिजा को प्रतीत होता उसकी सांस रुक रही है। दादी अनमनी सी कहती, फिर मुझे एक दयालु नर्स मिल गई। उसने मुझे थोड़ा मॉर्फिन दिया। मैंने वह मॉर्फिन खिलाकर दोनों बच्चियों को जिंदगी से निजात दिलाई। अपनी कहानी खत्म करके दादी फिर झूम झूम कर गाने लगती। ओ हिटलर, हेर हिटलर, मैंने हिटलर, लेवलिंग हिटलर। खिड़की पर खड़ी लिजा अचानक जमीन पर ढहने सी लगती है। हिमालय उसे लपक कर संभालता है। लिजा निरंतर बड़बड़ा रही है, जाने क्या। हिमालय अपनी बाहों में लिजा के कांपते हुए शरीर को समेटे खड़ा रहता है। सामने की दीवार घड़ी में रात के 12 बजे हैं। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। शनिवार को लोग पार्टियां करते हैं, देर रात तक जागते हैं, मगर रविवार को जल्दी बिस्तर में चले जाते हैं। दूसरा दिन सोमवार होता है, भाग दौड़ व्यस्तता का दिन। पहले हिमालय रातों को टहलने निकल जाता था, मगर कई बार पेट्रोलिंग पुलिस से सामना होने के कारण अब नहीं निकलता। 1000 तरह के सवाल करते हैं, कागजात देखना चाहते हैं। यह सब परेशान तो करते ही हैं, साथ ही अपमानजनक भी हैं। बहुत देर बाद थोड़ी शांत होकर लिजा कहती है, सारा झगड़ा किस बात का है पता है? पूर्वाग्रह का। जो हमारी तरह नहीं दिखता, हमारी भाषा नहीं बोलता, हमारे ईश्वर को नहीं पूजता, वह गलत है, अपराधी है, पापी है। पूरी दुनिया एक दूसरे को कन्वर्ट करने में लगी हुई है। किसी को वह जो है उसी रूप में ना स्वीकारना एक बहुत बड़ी हिंसा है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें किन किन बातों के लिए सताता रहा, सजा देता रहा। किसी को हमारे बाल, मूंछ और जुल्फों से आपत्ति थी तो किसी को हमारे पहनावे से, किसी को हमारी भाषा पसंद नहीं थी तो किसी को हमारी टोपी। पूजा स्थल तो हमेशा निशाने पर रहे। हमें अपमानित करने के कितने तरीके ईजाद किए गए। अछूतों की तरह हमारी बस्तियां शहर से बाहर होती, हमें शहर के भीतर आने की इजाजत नहीं होती। पहचान के लिए हमें बाहों में पट्टा या बैज बांधना होता। हमारे घर भी चिन्हित किए जाते स्टार ऑफ डेविड से। हंगरी के बुडापेस्ट में हमारे लोग जाने कितने अरसे तक ऐसे घरों में रहे। हर जगह हम दागी लोग थे, ऐसे लोग जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था, जिन्हें वे कॉस्मिक इवल कहकर पुकारते थे। हिमालय उसकी बातें सुनता है और अपने दर्द में डूबता है। ये बातें जानी पहचानी हैं, एक हद तक उसको जिया भोगा भी है उसने। सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, पूर्वाग्रह का शिकार होकर ही आज उनका समाज अपने ही देश में शरणार्थियों का अपमानजनक जीवन 22 सालों से जीने पर बाध्य है।
वह दुनिया को समझा नहीं पाता कि जिस देश में लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए शरण लेने आते हैं, उसी देश के मूल निवासी सांप्रदायिकता का शिकार होकर कैसे दरबदर भटकने के लिए विवश हो सकते हैं। वोट और तुष्टीकरण की राजनीति शायद उनकी समझ से परे है। लोकतंत्र का यह एक काला पक्ष है। सोचते हुए वह अपनी हथेली पर पिघले मोम की गर्म बूंदों की तरह टपकते लिजा के आंसुओं को महसूस करता है। उसके भीतर भी एक पिघलाव है। लिजा की कहानी सुनकर वह अपने दुख में नम हो रहा है। सबके सुख का स्वाद अलग अलग होता है, मगर दुख की अनुभूति एक सी, नसों में धीमे धीमे घुलते जहर की तरह, कच्चे कब्र की तरह उदास बहता हुआ। लिजा बाथरूम से अपना चेहरा धो आती है। उसकी आंखें और गाल, नाक की नोक लाल है। बाल भी भीग कर माथे से चिपक गए हैं। उसके साफ धुले चेहरे की तरफ देखते हुए हिमालय को एहसास होता है लिजा आकर्षक है। किसी और परिस्थिति में वह दोनों मिलते तो न जाने कैसी कहानी बनती, मगर आज तो उसे सुख दुख बांटने वाला कोई दोस्त चाहिए था। आज उसके पिता की बरसी थी। उन्हें गए हुए 21 साल हो गए। और जानवी को वह सोचना नहीं चाहता। जानवी के साथ शत्रुपा भी आ खड़ी होती है। जाने उसके पीछे इस लड़की का क्या हुआ। कभी कभी जानने की इच्छा होती है, मगर संपर्क करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन उसे छोड़कर चुपचाप भाग आया था। क्या बताता उसे? उस समय यही लगा था कि अपने साथ उसकी जिंदगी बर्बाद करके क्या होगा। उसे भूल जाए, इसी में उसकी भलाई है। लिजा को फ्रिज से पानी निकालकर पीते हुए हिमालय कुछ देर तक देखता है और फिर अचानक पूछता है, हम इतना बर्दाश्त क्यों करते हैं लिजा? हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, फिर किस बात का डर? शायद इसलिए कि हमारा प्रतिरोध सिर्फ आत्महत्या साबित होगा। ऐसा नहीं कि हमने प्रतिरोध नहीं किया, प्रतिरोध किया था हमने, अपने तरीके से जबरदस्त किया था। सशस्त्र संघर्ष तुमने पढ़ा होगा 1943 में, वर्षों के सशस्त्र विद्रोह के बारे में। और भी कई घेटों में बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सब। मगर क्या हुआ? नाजियों ने हमें कुचल कर रख दिया। दूसरों के देश में जमीन पर सम्मान के साथ जिया नहीं जा सकता हिमालय। अपने देश के महत्व, घर का महत्व क्या होता है, हम यहूदियों से पूछो। इसीलिए तो हम इजराइल के लिए अपनी जान देते हैं। कहते हुए लिजा ने उठकर फिर से गाने का सीडी लगा दिया था। खूब मना लिया शौक हमने जीवन का, चलो अब थोड़ा जीते हैं। लैंप की पीली रोशनी में लिजा का मुस्कुराता चेहरा सुनहरा दिख रहा है। त्वचा मृसन और मोतिया आब से भरी हुई। हिमालय उठकर उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाह लपेटता है और दोनों संगीत की मादक धुन पर थिरक उठते हैं। हल्के उजाले में लिजा की बोलती हुई सी नीली आंखें सितारे सी चमक रही हैं। उनकी तरफ देखते हुए हिमालय के भीतर जाने क्या घटता है और वह धीरे से लिजा के चेहरे पर झुक आता है। और ठीक तभी कमरे के बाहर कुछ आहट होती है और कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। दोनों बेतरह चौंक कर एक दूसरे से अलग होते हैं और हिमालय सशंकित होकर दरवाजा खोलता है। बाहर पुलिस खड़ी थी, साथ ही मकान मालकिन कुछ पड़ोसियों के साथ। ऊपर बालकनी में उनका कुत्ता लगातार भौंक रहा था। बूढ़ी मकान मालकिन पुलिस से कह रही थी, मैंने इसे कई बार चेतावनी दी, मगर इसी तरह रातों को अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ हुड़दंग मचाता है। तेज संगीत बजाकर पड़ोसियों की नींद हराम करता है। दूसरे पड़ोसी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। सबकी बातें सुनते हुए पुलिस अफसर ने लिजा को घूर कर देखते हुए उसका नाम पूछा और पूरा नाम सुनकर कुछ कौतुक से भरकर बोला था, यहूदी। लिजा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मकान मालकिन लगातार चिल्ला रही थी, इसे कह दीजिए मेरा कमरा खाली कर देने के लिए, कल ही। पुलिस अफसर ने उसे चुप करा के बहुत तीखे लहजे में हिमालय से कहा था कि उसका ऐसा असामाजिक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात वह अच्छी तरह समझ ले और अपने दोस्तों को भी समझा दे। फिर कंप्लेन मिलने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सब चले गए थे। जाते हुए कोई हंस रहा था, कोई सीटी बजा रहा था। आउसलैंडर, इंडीज, यूडे जैसे शब्द हवा में उछल रहे थे। सबके जाने के बाद दोनों देर तक स्तब्ध से खड़े रह गए थे। फिर हिमालय ने लिजा से कहा था, चलो तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर पहुंचा दूं।
लिजा बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी थी। रात एकदम स्याह और ठंडी थी। उसमें भीगे स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी सफ़ेद धब्बे की तरह दिख रही थी। रास्ते के किनारे खिले गुलाबों की खुशबू से हवा तर थी। बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए भी दोनों बिल्कुल चुप रहे थे, जैसे उनके बीच की सारी बातें एकदम से खत्म हो गई हों। अपनी अपनी सांसों के भाप में घिरे दोनों ठंड में ठिठुरते खड़े रहे थे। एक लगभग खाली बस में बैठकर दोनों बैरगेडर्फ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन भी लगभग खाली था। एक कोने में कुछ पंख किस्म के लड़के कैन से बियर पीते हुए हुड़दंग मचा रहे थे। 2 अफ्रीकन लड़के बियर के खाली कैन को ही फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। उन्हें देखकर लिजा अपने आप में और सिमट गई थी। उसका यूं सहमना देखकर हिमालय जाने क्यों भीतर ही भीतर ग्लानि से भर उठा था। इस समय लिजा की डरी हुई आंखें उसकी बहन जानवी की तरह दिख रही थी। वह हमेशा इतना मजबूर क्यों है? ट्रेन हमेशा की तरह एकदम समय पर आई थी। लिजा ने डिब्बे में खड़े होकर जाने उसे किस नज़र से देखा था। फ़ोन करना हिमालय। हिमालय ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा था। तय कर लिया लिजा, अपने वतन लौट जाऊंगा। अपनी ज़मीन के लिए लड़ते अपने लोगों का मूवमेंट ज्वाइन करूंगा। बहुत भाग लिया। सच, भगोड़ों का कोई वतन नहीं होता। उसकी बात सुनकर लिजा मुस्कुराई थी। तुमने मेरे मन की बात कह दी। चलो अपने अपने घर लौटते हैं, फिर वहाँ जो मिले। घोषणा के साथ ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हुए थे और थोड़ी दूर तक धीरे धीरे सरक कर अचानक तेज गति से चल पड़ी थी। कांच की चमकीली खिड़की पर लिजा के हिलते हुए हाथ की तरफ देखते हुए हिमालय अचानक से हल्का हो आया था। उसका वनवास पूरा हुआ। वह अपने घर, अपने वतन लौट रहा है। माँ को ये खुशखबरी दे दे, सोचते हुए उसने जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।